यह कहानी है 2067 की, यानी कि भविष्य की। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्थ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और अर्थ से पूरी तरीके से ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। लोग ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर रहे हैं। अब अर्थ पर ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा देश है जो बची हुई है, जहाँ पर लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन ये ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा महंगी है और इस ऑक्सीजन की वजह से एक सिकनेस नाम की बीमारी भी इन लोगों को हो गई है, जिसकी वजह से सारे इंसानों का खात्मा होने वाला है। यहीं पर एक लड़का टाइम ट्रेवल करके भविष्य में जाता है ताकि वो इंसानों को बचा सके। क्या वो इंसानियत को बचा पाएगा, जानेंगे आगे की स्टोरी में। तो मूवी की शुरुआत साल 2067 से होती है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि जंगलों की कटाई की वजह से कुछ देशों का ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल जीरो हो गया है, जिससे लोगों में बीमारियां फैलने लगी और जिस कारण लोग काफी जल्दी मर गए। अब इसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर ईथन वाइफ को देखते हैं, जो ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी के लिए काम करता है। यही उसका दोस्त जॉर्ज भी होता है। ईथन के माता पिता के मरने के बाद जॉर्ज ने ही ईथन को संभाला था, इसीलिए ईथन जॉर्ज को बड़ा भाई जैसा मानता है। अब यहाँ के शहर में भी ऑक्सीजन की कमी होने लगी है और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड करके मरने लगे हैं। एक दिन ईथन जब काम से घर पर लौटता है तो न्यूज में उसके फादर के बारे में बताया जा रहा होता है। तभी ईथन रिमोट उठाकर टीवी को बंद कर देता है, जिससे ये पता चलता है कि ईथन अपने पिता को कुछ खास पसंद नहीं करता था। इसके बाद ईथन अपनी वाइफ जयंती को एक ऑक्सीजन हेलमेट देता है और वो बताता है कि उसको काम की एक और नई शिफ्ट मिल गई है, जिससे वो और ज्यादा पैसे कमा सकता है और वो दोनों नई ऑक्सीजन खरीद सकते हैं। ये सुनकर जयंती काफी ज्यादा खुश होती है। तभी जयंती के मुंह से अचानक से खून आने लगता है। ये देखकर ईथन तुरंत समझ जाता है कि जयंती को भी सिकनेस नाम की बीमारी हो गई है, जिससे उसे जयंती के लिए भी साफ ऑक्सीजन खरीदनी पड़ेगी, जो कि काफी ज्यादा महंगी थी। खैर अगले दिन जब ईथन काम पर जाता है, तभी उन्हें कुछ गार्ड्स ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी के अंदर ले जाते हैं और इसकी मालिक रेजिना से मिलवाते हैं। इसके बाद रेजिना इन दोनों को एक लैब के अंदर ले जाती है, जहाँ पर एक मशीन रखी होती है, जो कि असल में टाइम ट्रेवल मशीन होती है, जिससे टाइम ट्रेवल करके ये लोग फ्यूचर में जा सकते थे। रेजिना यहाँ पे बताती है कि मैंने 450 साल आगे कुछ रेडियो वेव्स भेजी थी, जो कि वहाँ से वापस लौटी, जिसके अंदर एक मैसेज था जिसमें लिखा था ईथन वाइट को वहाँ भेजो। रेजिना ईथन को बताती है कि जिन लोगों ने भी ये मैसेज भेजा है उन लोगों के पास जरूर इस बीमारी का इलाज होगा। यह सुनकर ईथन पूछता है कि उन लोगों ने मुझे ही क्यों चुना। तो इस पर रेजिना उसे बताती है इस बात का जवाब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ईथन वहाँ जाने से मना कर देता है। इसके बाद ईथन अपने दोस्त के साथ एक बार के अंदर जाता है, जहाँ ईथन जॉर्ज से कहता है कि मैं जयंती को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, जिस पर जॉर्ज उसे समझाता है कि अगर वो फ्यूचर में चला गया तो हो सकता है वहाँ इस बीमारी का इलाज हो और वो उसे ढूंढकर यहाँ ले आए, जिससे उसकी वाइफ ठीक हो जाएगी। लेकिन ईथन फिर से कहता है कि मैं अपनी वाइफ को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। इससे जॉर्ज कहता है कि अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो यहाँ पर एक एक करके सारे लोग मर जाएंगे। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ छोटे ईथन को दिखाया जाता है, जो कि अपने 8वें जन्मदिन पर अपने पिता रिचर्ड का इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद उसके पिता यहाँ पर आते हैं और उसे एक गिफ्ट देकर कहते हैं ये तुम्हें वो बनाएगा जिसके लायक तुम हो। इसके बाद वो उसका हाथ गिफ्ट बॉक्स के अंदर डालने के लिए कहते हैं, जिससे एक वॉच उसके हाथ पर आकर ऑटोमेटिक फिट हो जाती है, जिससे ईथन के हाथ से खून निकलने लगता है, जो अब कभी भी नहीं हट सकती। रिचर्ड ईथन और उसकी मॉम को इसी हालत में छोड़कर यहाँ से चला जाता है, जिन्हें ऐसा करते देखकर ईथन बहुत ज्यादा रोता है। इसके बाद स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ ईथन अपनी वाइफ जयंती को भविष्य में जाने वाली बात को बताता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। इस पर जयंती भी उसे समझाती है कि तुम आगे भविष्य में जाकर उसका इलाज ढूंढकर यहाँ ला सकते हो, जिससे इंसान विलुप्त होने से बच सकते हैं और इससे मैं भी ठीक हो सकती हूँ। जयंती भी ईथन को भविष्य में जाने के लिए कहती है। ईथन अपनी वाइफ की बात मानकर समय में आगे जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन ईथन रेजिना के पास जाता है। वो रेजिना से कहता है अगर मेरे जाने के बाद तुम्हें इलाज मिल जाता है तो तुम सबसे पहले मेरी वाइफ का इलाज करोगी। इस पर रेजिना तुरंत तैयार हो जाती है। अब ईथन के फ्यूचर में जाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब इसके बाद ईथन को एक सूट दिया जाता है, जो कि मशीन में जाने से पहले उसे पहनना था। इसके बाद ईथन आगे का प्लान पूछता है, जिसका उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि ईथन को भविष्य में कौन मिलेगा और वहाँ से ये वापस कैसे आएगा। इसके बाद ईथन उस स्पेस सूट को पहन लेता है और इसे एक आर्ची नाम का डिवाइस दिया जाता है। इस डिवाइस की मदद से साइंटिस्ट और रेजिना ईथन को यहाँ बैठकर ट्रैक कर पाएंगे। इसके बाद वो ईथन को क्रॉनिकल के जरिए साल 2474 में भेजती है और अब वो आसमान से होता हुआ एक अनजान जंगल में आकर गिरता है। हवा में बहुत ही ज्यादा स्पीड से सफर करने की वजह से उसके सूट में आग भी लग जाती है, जिसे वो जल्दी से नीचे आकर उतार देता है। इसके बाद वो
अपने चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधों को देखता है, क्योंकि वो जहाँ से आया था वहाँ पे कोई भी पेड़ पौधा नहीं था। इसीलिए वो नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करता है और नेचुरल ऑक्सीजन को भी एंजॉय करता है। अब ईथन आर्ची से रेडियो वेव वाली जगह को ढूंढने के लिए कहता है। आर्ची ईथन को रास्ता बताता है। तभी आगे रास्ते में ईथन को एक कंकाल दिखाई देता है जिसके सर में गोली लगी हुई थी। ईथन उस कंकाल के पास जाता है और उसे अच्छे से देखने लगता है। तभी ईथन को उसके सूट पर एक प्लेट दिखाई देती है जिसे करीब से देखने पर ईथन को पता चलता है जिसपे लिखा होता है ईथन वाइट, जो कि उसी का नाम होता है। जिसे देखकर ईथन चौंक जाता है। ईथन इस कंकाल के हाथ में एक वॉच को भी देखता है जो कि बिल्कुल वैसी ही थी जैसी ईथन ने अपने हाथ में पहन रखी थी। बस इसमें इतना डिफरेंस था कि इस वॉच की लाइट ग्रीन हो गई थी और इस कंकाल के पास से ही ईथन को बिल्कुल आर्ची के जैसा ही एक डिवाइस मिलता है जिसे देखकर ईथन समझ जाता है ये उसी का कंकाल है और वो समय में आगे मरने वाला है। ये सब देखकर ईथन उस कंकाल के हाथ से उस घड़ी को उतारता है और आर्ची से लास्ट वीडियो क्लिप को प्ले करता है जिसमें वो अपनी आवाज को सुनता है। वो किसी से कह रहा होता है कि मुझे मत मारो, जिसके बाद कंकाल के डिवाइस की बैटरी खत्म हो जाती है और वो बंद हो जाता है। अब हम रात के समय में देखते हैं ईथन को यहाँ पर भूख लगती है, इसीलिए वो कुछ बेरीज को उठाता है और उन्हें खा लेता है। असल में वो बेरीज जहरीली थी जिससे ईथन की तबीयत खराब होने लगती है और ये बात रेजिना और साइंटिस्ट को पता चल जाती है और ईथन को बचाने के लिए जूड को भी भविष्य में भेज देते हैं। जूड यहाँ आता है और तुरंत ही ईथन को दवाई देता है और उसे होश में लाता है। इसके बाद ईथन जूड को वही कंकाल दिखाता है और उसे बताता है ये मेरा ही कंकाल है, समय में मैं आगे मारा जाऊंगा। ये सब सुनकर जूड उसे दिलासा देता है कि ये तुम नहीं हो और तुम यहाँ पर नहीं मरोगे। तभी ये लोग उस मैसेज को भेजने वाले को ढूंढने लगते हैं। तभी आगे चलने पर इन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है। ईथन जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तभी वहाँ से एक मशीन निकल कर आती है और ईथन की आंखों को स्कैन करती है जिससे वो दरवाजा ओपन हो जाता है। इसके बाद ये दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक कंप्यूटर दिखाई देता है जिसे ईथन चलाने की कोशिश करता है तो वो कंप्यूटर ईथन से डीएनए का सैंपल मांगती है। तभी ईथन के हाथ में बंधी वॉच उसके हाथ से खून निकालती है और उस खून से कंप्यूटर अपने आप ही ऑन हो जाता है। फिर उस वॉच के अंदर भी ग्रीन लाइट जलने लगती है और वो जूड से बोलता है कि मरे हुए कंकाल ने भी इस कंप्यूटर को ऑन किया होगा। तभी उसकी वॉच की लाइट भी ग्रीन थी जिसका मतलब है कि मैं भी आगे मरने वाला हूँ। जिस पर जूड कहता है कि फ्यूचर पहले ही लिखा जा चुका है, हम बस केवल पन्नों को पलट रहे हैं। अब ये लोग देखते हैं ये बिल्कुल वैसी ही लैब है जैसे कि पास्ट में बनी हुई थी जहाँ से ये लोग आए थे। ईथन कंप्यूटर की मदद से अपने डैड की होलोग्राम इमेज देखता है जिसमें दिखाया जाता है कि उसके डैड ने पहली बार जब क्रॉनिकल को चलाया और रेडियो वेव्स को फ्यूचर में भेजा तो तब रेडियो वेव्स वापस लौटी और उसमें एक मैसेज था जिसमें लिखा था कि ईथन वाइट को यहाँ भेजो। अब तभी क्रॉनिकल में किसी वजह से कुछ पावर फेलियर की खराबी आ जाती है जिसे इन दोनों ने अगर नहीं सही किया तो कुछ ही समय में यहाँ पर एक धमाका होगा जिससे ये मशीन पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी और ईथन और जूड कभी भी वापस नहीं जा पाएंगे। यह सब सुनकर ईथन बोलता है कि हमें टनल को ढूंढना होगा और क्रॉनिकल की पावर को ऑन करना होगा जिससे कोई धमाका ना हो और हम लोग उन तक पहुंच सके जिन्होंने हमें ये मैसेज भेजा था। जिसके बाद ये दोनों तुरंत ही टनल को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोग अपने शहर में आते हैं। ये लोग देखते हैं कि इनका शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। ईथन और जूड शहर के अंदर जाते हैं तो उन्हें कुछ और कंकाल दिखाई देते हैं जहाँ ईथन देखता है कि सारे लोग मारे गए हैं, यानी कि ये लोग अपने मिशन में नाकामयाब हो गए थे और इंसानों के खात्मे के बाद ही धरती पर प्रकृति फिर से जिंदा हुई है। इसके बाद ईथन अपने घर को ढूंढता है और वहाँ जाता है। ईथन अपनी वाइफ जेंटी के कंकाल को देखता है। अब ये सब देखकर ईथन बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो उस कंकाल की आर्ची डिवाइस के वीडियो को फिर से प्ले करता है और उसमें इस बार वो जूड की आवाज को सुनता है जिससे उसे पता चलता है कि जूड ने ही उसे गोली मार दी। ये सब सुनकर जूड गुस्से में आ जाता है और ईथन से बोलता है कि तुमने अब तक मुझसे ये डिवाइस छुपा कर क्यों रखा। जूड ईथन पर गन तान देता है और उससे कहता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। ईथन कहता है कि तुम ही हो जो आगे चलकर मुझे मार दोगे, लेकिन जूड उसे समझाता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं मार सकता। इसके बाद वो ईथन को लेकर टनल के अंदर चला जाता है जहाँ से वो लोग क्रॉनिकल की पावर को ऑन कर सकें। ईथन टनल के एक रूम में जाता है और पावर को ऑन करता है। तभी वो रूम डीप प्रेशराइज हो जाता है और रूम के अंदर की सारी ऑक्सीजन खत्म होने लगती है जिससे ईथन सांस नहीं ले पाता और वहीं बेहोश हो जाता है। तभी जो रूम के दरवाजे को तोड़कर अंदर आता है और ईथन को बचा लेता है। वो दोनों क्रॉनिकल के पास आ जाते हैं। अब उन्होंने पावर को ऑन कर दिया था। ये लोग देखते हैं कि पोर्टल को ऑन होने में अब कुछ ही समय बचा है। पोर्टल ऑन होने के बाद ये लोग वापस से घर पर जा पाएंगे। जूड काफी ज्यादा खुश होता है लेकिन ईथन अभी भी परेशान था। ईथन आसपास की जगह पे देखता है। तभी ईथन को एक डोर दिखाई देता है। तभी ईथन उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसका कंकाल रखा हुआ है जिसे देखकर ईथन और ज्यादा परेशान हो जाता है। इसीलिए वो अपने आर्ची की बैटरी निकालकर उस कंकाल वाले आर्ची की बैटरी में डालता है और फिर उस वीडियो को प्ले करता है। इस वीडियो में वो देखता है कि
जूड ने उसे गोली मार दी। ये सब देखकर जूड उसे आर्ची को बंद करने के लिए कहता है और कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं मार सकता, बल्कि मैं तो तुम्हें बचा रहा हूँ। जूड कहता है अगर हम वापस लौट भी गए तो हम सभी को नहीं बचा पाएंगे, इसीलिए हमें यहीं रहना चाहिए, यहाँ हम आराम से जिंदा रह सकते हैं। ये सब सुनकर ईथन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कंप्यूटर को दोबारा ऑन करके अपने डैड की होलोग्राम इमेज देखने लगता है। जूड ऐसा करने से उसे रोकता है, इसीलिए ईथन जूड को एक रूम में लॉक कर देता है और वापस आकर उसे देखने लगता है। ईथन देखता है कि उसमें उसके डैड बोलते हैं ऐसा प्रोजेक्ट उन्होंने ईथन के लिए ही किया है ताकि वो ईथन को एक अच्छी जिंदगी दे सकें। ईथन ये सब ध्यान से देख रहा होता है, तभी वो देखता है कि जहाँ पर रेजिना और यंगवुड भी आ गए थे। जहाँ पर रेजिना ईथन के डैड से कहती है कि हम इलाज ढूंढने के लिए वहाँ पर किसी को भी नहीं भेजेंगे, बल्कि किसी इंसान को आगे भेजकर हम क्रोनिकल की पावर को फिक्स करवाएंगे, जिससे फ्यूचर में मौजूद क्रोनिकल और यहाँ मौजूद क्रोनिकल के बीच में एक पोर्टल ओपन हो जाएगा और फिर अपने कुछ लोगों को लेकर हम फ्यूचर में चले जाएंगे और वहाँ जाकर आसानी से अपना जीवन बिताएंगे। रेजिना की ये बातें सुनकर रिचर्ड बोलते हैं कि मैंने सिस्टम को लॉक कर दिया है जो कि बस ईथन के डीएनए से ही चल सकता है और तुम्हें उस पोर्टल को खोलने के लिए ईथन को वहाँ भेजना होगा और मैं तुम्हें ईथन को कभी भी वहाँ नहीं भेजने दूंगा। रेजिना ये सारी बातें जानकर तुरंत ही ईथन के डैड को गोली मार देती है, जिससे ईथन के डैड की वहीं मौत हो जाती है। जिसे देखकर ईथन को पता चलता है। वो सोचता था कि उसे छोड़कर उसके डैड चले गए, लेकिन असल में रेजिना ने उसे मार दिया था। ये देखकर ईथन को काफी ज्यादा दुख होता है। अब वहाँ पे जूड भी आ जाता है और वो ईथन से कहता है मैं नहीं चाहता था ये सब तुम्हें पता चले, और वो ईथन से कहता है हमें इस पोर्टल को खुलने से रोकना होगा ताकि वो लोग यहाँ पर ना आ पाए। लेकिन अब ईथन जूड की बात नहीं सुनता और कहता है कि तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया, और तुमने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ मेरे इस्तेमाल के लिए ही मुझे संभाला है, और तुम शुरू से जानते थे कि हम लोग यहाँ पे कोई भी इलाज ढूंढने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि पोर्टल को खोलने के लिए आए हैं, जिससे रेजिना और उसके लोग यहाँ पर आ सकें। यहाँ पे जूड ईथन को समझाने की कोशिश करता है कि रेजिना ने उसका भी इस्तेमाल किया है, लेकिन अब ईथन जूड की बात नहीं सुनता और वो क्रोनिकल को खराब करने लगता है। तभी गुस्से में आकर जूड ईथन के सर पर गन तान देता है। ईथन समझ जाता है ये वही पल है जब जूड उसे गोली मार देगा और उसका कंकाल हमेशा के लिए यहाँ पर पड़ा रहेगा। जूड भी ये समझ जाता है। ईथन की शक्ल को देखकर उसे अंदर से गिल्टी फील होता है, इसीलिए जूड फ्यूचर को बदलने के लिए ईथन को गोली मारने की बजाय खुद को ही गोली मार लेता है और यहाँ अब ईथन के बजाय जूड मर जाता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर ईथन बहुत रोता है। वहीं दूसरी तरफ रेजिना अपने लोगों को समय में आगे भेजने के लिए तैयार हो जाती है और वो लोग पोर्टल खुलने का इंतजार करने लगते हैं। इस तरफ ईथन अपने डैड की कही हुई बातों को याद करता है और खुद वापस जाने के बजाय कई सारे पेड़ पौधों को समय में पीछे भेज देता है, जिससे क्रोनिकल खराब हो जाता है और पोर्टल खुद ही बंद हो जाता है। ये सब देखकर रेजिना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पर ईथन ने आर्ची को भी वापस भेज दिया होता है, जिससे वो अपने डैड की हत्या के बारे में सबको बता सके, और आर्ची की मदद से सभी को पता चल जाता है कि प्रोफेसर को रेजिना ने ही गोली मार दी थी, जिसके बाद रेजिना को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहीं ईथन के भेजे हुए कई सारे पेड़ पौधों की वजह से इंसानों को दोबारा जीने का मौका मिलता है। इंसान इन पौधों को बोकर दोबारा से पृथ्वी पर हरियाली ला सकते हैं। अब तभी जयंती के पास एक लेडी आती है और उसे एक फूल देती है, जिसे ईथन ने फ्यूचर से उसके लिए भेजा था, जिसे देखकर वो रोने लगती है। इस तरफ ईथन देखता है कि उसका कंकाल अब वहाँ से गायब हो चुका है, जिसका मतलब है अब फ्यूचर बदल चुका है, अब ये नया भविष्य है। ईथन तुरंत ही शहर की तरफ जाता है और वहाँ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जो कि काफी ज्यादा एडवांस हैं और इस दुनिया में इंसान होते हैं, जिसे देखकर ईथन बहुत ज्यादा खुश होता है और समझ जाता है वो इंसानों को बचाने में कामयाब हो गया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।